हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मॉक टेस्ट को करने वाले हैं। आज के क्लास में हम 100 क्वेश्चन करेंगे जो आगामी आप किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है, तो आप अपनी तैयारी को भी देख सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत का अर्थ है कि। तो इसका अर्थ है संप्रभुता राज्य की निरंकुश शक्ति है। ठीक है, इसके आगे कोई शक्ति नहीं है, ये निरंकुश शक्ति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रभुता का लक्षण नहीं है? तो अस्थायित्व, अद्वैता, निरंकुशता और विभाज्य। ठीक है, नहीं तो विभाज्य नहीं होगा, अविभाज्य होता तो सही होता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत को निम्नलिखित नाम से जाना है। तो उनकी जो संप्रभुता सिद्धांत है उसको वैधानिक संप्रभुता सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। संप्रभु और संप्रभुता शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। तो संप्रभु और संप्रभुता सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे फ्रेंच विधिवेता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक देखिए, कोल भी है, लास्की भी है और ओटो गियर्स भी है, बट हॉब्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि संप्रभुता विभाजित होती है? ठीक है, तो ये बहुलवादी का है कि संप्रभुता विभाजित होती है। अगला है, यह किसने प्रतिपादित किया कि संप्रभु की आज्ञा सर्वोपरि है? तो ये ऑस्टिन का कथन है। अगला है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया था? तो रूसो ने किया था लोकप्रिय संप्रभुता की। हॉब्स, एक मिनट, तो हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का कैसा वर्णन किया था? तो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन युद्ध की अवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में दो अनुबंधों की ओर किसने संकेत किया? ठीक है, तो दो अनुबंध करते हैं लॉक। ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विकासवादी सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित होती है? तो ये होती है क्रमिक विकास पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सबको पता है, रूसो। निम्नलिखित विचारकों में से प्रतिसत्तात्मकता का समर्थक कौन है? हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से मातृसत्ता के सिद्धांत का समर्थक मॉर्गन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। राज्य का लोप हो जाएगा, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मार्क्स बोलते हैं। मार्क्सवादी विचारकों के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य एक शोषणकर्ताओं का कारणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है कोटेशन है किसका? वह सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवादी के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अकेला छोड़ दो के सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? तो ये व्यक्तिवादी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की अवधारणा किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का, एक मिनट, ऑप्शन नहीं है ना, एक मिनट रुक जाओ फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन आपको बुक से देख के बता देती हूँ। सेट नंबर, एक मिनट को ऑप्शन में बताती हूँ, फिर आप आंसर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन आपका, देखिए, व्यक्तिवादी है, समाजवादी है और
आदर्शवादी है और कल्याणकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याणकारी। ठीक है, न्यूनतम जीवन स्तर देने के लिए। तो आप लिख लेना इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है, लोक कल्याणकारी राज्य को किसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए? तो ये करते हैं बिना किसी भेदभाव के सभी की इच्छा की पूर्ति करते हैं। अगला है 21, समाजवादी अवधारणा के अनुसार राज्य को निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। तो राज्य को कार्य करना चाहिए अधिकतम संभव कार्य। अगला है 22, निम्नलिखित में से कौन राज्य को आवश्यक बुराई मानता है? तो ये कई बार आपने कोटेशन देखा, व्यक्तिवाद आवश्यक बुराई मानते हैं और अराजकतावादी अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उन वस्तुओं का उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने योग्य है। एक बार मैं फिर से कोटेशन आपको बोलती हूँ। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उन वस्तुओं का उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने योग्य है। तो ये कथन आपका TH ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 24, समानता को परिभाषित किया जा सकता है। तो समानता को भेदभाव की समाप्ति। ठीक है, भेदभाव की समाप्ति 24 का है, भेदभाव की समाप्ति। अगला है, न्याय की मूल अवधारणा की प्रकृति कैसी है? तो न्याय की मूल धारणा की प्रकृति सामाजिक है। ऑप्शन नंबर डी। यह किसने कहा है कि प्रत्येक राज्य का चरित्र उन अधिकारों से जाना जाता है जिनको वह व्यवस्था करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बोलते हैं हेराल्ड लॉस्की। अगला है, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं बोलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 ना, देखिए, जबकि रूसो ने नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन सामान्य इच्छा के आधार पर किया, तो कांट उसका समर्थन निम्नलिखित आधार पर करते हैं। तो कांट उसका समर्थन नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। 28 क्वेश्चन है, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन में भी है, आपको मैं बताती हूँ। तो दो प्रकार का होता है, एक तो लोकतंत्र संवैधानिक और कठोर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है लचीला और कठोर, ये तो संविधान होता है। लिखित और अलिखित, ये भी संविधान होता। प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक, ये आपका लोकतंत्र होता। बाकी जो तीनों ऑप्शन था वो आपका संविधान का था। ठीक है, तो इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक। ठीक है, अब हम चलते हैं 29 क्वेश्चन पे। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो प्लीज लाइक जरूर। अच्छा था इसमें ऑप्शन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन अभिजात्य को लोकतंत्र, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन अभिजात्य तंत्र को लोकतंत्र से श्रेष्ठतम शासन का स्वरूप मानता है? तो ये मानते हैं आपको अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए। अल्पमतों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रणाली कौन सी है? तो 30 इसका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी। 31, हेयर पद्धति में प्रत्येक मतदाता को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो इसमें जो मत प्राप्त होते हुए केवल एक ही मत प्राप्त होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती है उन्हीं के योग को साधारणतः लोकमत कहते हैं। एक बार मैं फिर से इस कथन को बोलती हूँ। देखिए, समाज पर प्रभाव डालने वाले अथवा उसके हितों से संबंधित प्रश्नों के विषय में मनुष्य की जो धारणाएं होती है उन्हीं के योग को साधारणतया लोकमत कहते हैं। तो ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें शासन और शासन दल की आलोचना करने का अधिकार है? देखते हैं ऑप्शन। देखिए, अभिजातीय लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और मार्क्सवादी लोकतंत्र।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्सवादी लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 34, एक वास्तविक रूप में स्वतंत्र प्रेस निम्नलिखित के लिए उपयोगी होती होगी। तो जो उपयोगी होगी वो होगी आपके शासन विरोधी दलों और जनता के लिए। ऑप्शन नंबर सी, द्विदलीय बहुदलीय पद्धति में प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है आपके उदारवादी लोकतंत्रीय राज्य। किसने कहा कि दबाव गुटों ने तृतीय सदन का नाम प्राप्त कर लिया है? किसने कहा कि दबाव गुटों ने तृतीय सदन का नाम, तो ऐसे 36 है ना, 36 का ऑप्शन इसमें नहीं है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ कुछ को पीडीएफ मतलब थोड़ा सा दिक्कत है ना, किसी किसी में ऑप्शन नहीं है। कोई नहीं, मैं आपको बताती हूँ। वेट, क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है फाइनर, लॉर्ड ब्राइस, डाइसी और ब्लंटसली। तो जो फाइनर है वे दबाव समूह को तृतीय सदन कहते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अगला, लोक नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायी की आड़ में पनपती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ये किसका कथन है? ये रैमजे मेयर का। क्या बोलते हैं? नौकरशाही जो है ना मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के आड़े, मतलब उसके पीछे पनपती है। निम्नलिखित में से उपयोगितावाद का समर्थक, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये भी हीगल का। कई बार आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को, खासकर मैंने यूपी टीजीटी पीजीटी में तो मल्टीपल टाइम इसको रिपीट होते हुए देखा है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किनका कथन है? टीएच ग्रीन का। राज्य का कार्य अच्छे जीवन में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को एक वर्गीय संस्था मानता है? तो वर्गीय संस्था कौन मानते हैं? मार्क्स मानते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 42, निम्नलिखित में कौन सकारात्मक उदारवादी विचारक था? तो 42 हो जाएगा टीएच ग्रीन। ठीक है, टीएच ग्रीन। एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ है? तो एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ है जिसके विचार अव्यावहारिक हों। ऑप्शन नंबर बी, जिसके विचार अव्यावहारिक हो। 44 है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। ठीक है, तो यह है मार्क्स का। लेनिन के अनुसार क्रांति, तो लेनिन के अनुसार क्रांति क्या है? निम्न से उच्चतर की ओर विरोधाभासी से पूर्ण एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फांसीवाद कहाँ उत्पन्न हुआ? तो फांसीवाद कहाँ पे उत्पन्न हुआ था? तो इटली में। अगला, अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख बेंथम की उपयोगितावादी विचारक बेंथम है। बेंथम और मिल इनके शिष्य है, जेएस मिल। और बेंथम ने मात्रात्मक सुख की बात की है और जो जेएस मिल है वो गुणात्मक सुख की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, आदर्शवादी किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? आदर्शवाद जो हुआ वो किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था? तो ये हुआ था आपका व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी ने लिखी है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ इनकी पुस्तक है, ये ऑप्शन नंबर सी। अगला, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार, यानी जो संविधान में नियम के हिसाब से चले उसको सीमित सरकार बोलेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता है? तो संविधानवाद की विशेषता जो है वे है, ये देखो, विधि का शासन भी होगा, सीमित शासन भी होगा, शक्तियों का पृथक्करण भी होगा, तो ये सारे हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान विकसित संविधान है? मतलब वो लिखित नहीं है, वो धीरे धीरे विकास हुआ है, तो उसी को बोलते हैं विकसित। तो ये हमको पता है ग्रेट ब्रिटेन का संविधान है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान कठोर संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अच्छा उदाहरण है आपका कठोर संविधान। और भारत के संविधान के बारे में पूछा जाए तो ये मतलब बीच का है ना, कुछ आर्टिकल इसमें काफ़ी मतलब आसानी से हो सकते हैं चेंज, बट कुछ के लिए मतलब लोकसभा राज्यसभा की बहुमत और आधे राज्य की भी सहमति चाहिए होती है, तो
हमारा बीच का है ना, बहुत कठोरी से है हमारा संवैधानिक संशोधन और ना ही एकदम लचीला है। तभी तो अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में। ठीक है, 106वां संशोधन कौन सा है? महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लचीले संविधान का गुण है? गुण नहीं है, सॉरी, गुण नहीं है। ठीक है, लचीले संविधान का गुण नहीं है। देखिए, यह देश में रक्त क्रांति से बचाता है, यह बदलते हुए समय के अनुकूलता रखता है, यह अपरिवर्तनशील होता है, यह सरलता से जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता है। तो क्या पूछा? लचीले संविधान का गुण नहीं पूछा जा रहा, गुण पूछा जाता तब ना, तब ये सब लगाता। तो गुण तो अपरिवर्तनीय, मतलब जो परिवर्तित ना किया जाए, यही गुण नहीं है। लचीले को तो आसानी से उसको मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला, निम्नलिखित देशों में से किसने आधुनिक संवैधानिक शासन के विकास में नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, संसदीय शासन का अर्थ है 56। तो ये है आपका एक ऐसा शासन जिसमें मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए। शासन के संसदात्मक और अध्यक्षात्मक रूपों में वर्गीकरण का आधार है। तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व। अगला, शासन की संसदात्मक पद्धति निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित हुई है? तो ये स्थापित हुई है आपके ब्रिटेन में। अध्यक्षात्मक शासन में राष्ट्रपति, तो 59 हो जाएगा, राज्य और शासन दोनों का प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका का अध्यक्ष, तो कार्यपालिका का अध्यक्ष व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। अगला है, यदि जवाबदेही संसदात्मक शासन का मुख्य लक्षण है तो अध्यक्षात्मक शासन का मुख्य है। तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थायित्व। निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? तो अमेरिका में है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 63 पे चलते हैं। लिखित संविधान किस शासन प्रणाली की आवश्यकता है? तो संघात्मक शासन प्रणाली की। अगला है, शासन को एकात्मक और संघात्मक में वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये है आपका केंद्र और इसकी इकाई में संविधान द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर डी। 65, एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता निम्न में रहती है। तो वो रहती है आपके, ऑप्शन देखते हैं, इसमें केंद्र में रहती है। अगला है 66, फेडरलिज्म संघवाद शब्द लैटिन शब्द फोडस से निकला हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है एक संधि या समझौता। ठीक है, एक संधि या समझौता। निम्नलिखित में से किस तत्व ने संघात्मक देश में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीयता। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कार्य स्थानीय सरकार निकाय नहीं करता? तो 68 का है आपका ये शांति और व्यवस्था की स्थापना। प्रजातंत्र की प्रथम पाठशाला कौन सी है? प्रथम पाठशाला पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन नंबर बी। 70, अर्वाचीन समय में स्थानीय शासन पर राज्य का नियंत्रण। तो 70 का हो जाएगा पर्याप्त रूप से कम हो गया। अगला 70, निम्नलिखित में से किस औपनिवेशिक शक्ति की गर्भोक्ति थी कि उसने साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? ठीक है, तो ये ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंग्लैंड के सम्राट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन औपचारिक रूप से निम्नलिखित के अंतर्गत ग्रहण किया है। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। अगला, दादा भाई नौरोजी ने अपनी संपत्ति बहाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था? ठीक है, तो इनकी पुस्तक का नाम है आपका ये पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी। होम रूल आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो होम रूल आंदोलन का एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने संस्थापित किया था। तो
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था? 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायाधीशों का कार्य है, तो न्यायाधीशों का क्या कार्य है? तो उनका कार्य कानूनों की व्याख्या है, कानूनों की व्याख्या है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो प्रारूप तैयार किए थे बी एन राव, ठीक है, बी एन राव हो जाएगा। 77 भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? अच्छा देखो क्वेश्चन ही गलत, ठीक है। अगला है, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए, है तो आपको लगता होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा तो इजी क्वेश्चन, लेकिन हर एग्जाम में भारतीय संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप उसको कई बार भी देखे होंगे, लेकिन एग्जाम से जाने से पहले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जरूर देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपको आते हुए भी सिली मिस्टेक बच्चों से हो जाती है, तो ये सब मैं अपने शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल देती हूँ। जो फैक्ट कई बार दे के याद करने वाली होती है तो मैं शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, जैसे मैं आर्टिकल भी डाल देती हूँ ताकि आप कई बार उसको देखो। तो इसी तरह के अभी स्रोत मैं फिर आज डाल दूंगी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में सबसे अधिक उपबंध किससे लिए गए? तो ये है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है 81 निम्नलिखित में से कौन शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय प्रस्तावना में जोड़ी गई? तो वो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान में संघवाद व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो संघवाद की जो व्यवस्था हमारे देश में, वो आपके कनाडा से लिया गया, ठीक है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। भारत में 83वां क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में अर्ध संघीय कहा है? केसी वेयर। ऑप्शन नंबर ए। 85 में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने का अधिकार, तो यह है केवल संसद को। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकार का अधिक बल दिया गया है? तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार। 87 सैनिक बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को कौन परिवर्तित कर सकता है? तो मौलिक अधिकार को परिवर्तन करने ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार? तो 32 ऑप्शन नंबर बी। राज्य के नीति निर्देशक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है सरकार के अधिकारों में वृद्धि करना। अगला है 89 हो गया। 90 मंत्रिपरिषद की रचना, जीवन और मृत्यु में कौन केंद्रीय स्थान रखता है? तो ये रखता है लोकसभा का स्पीकर। मंत्रिपरिषद की रचना में जीवन और मृत्यु का केंद्र, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो संसद के प्रति। संसद नहीं, ऐसे तो होगा सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा। अगर लोकसभा नहीं है तो आप संसद लगा सकते हो, ऐसे ऑप्शन में लोकसभा होनी चाहिए, ठीक है। संसद में तो तीनों आ जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा। अगला, भारत में मतलब अब देखो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर, तो जो देखिए अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में ये भी है, जो नज़दीक भी आंसर, मान लीजिए वो पूरी तरह से सत्य ना हो, लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में तो एग्जामिनर से वो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने के लिए बैठे हो, तो जो आपको लगे कि नहीं नज़दीकी का क्वेश्चन है तो उसको आप वही लगाना, ठीक है। आगे चले, एक मिनट, कौन सा 92 92 में क्या है? भारत में लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला, भारत में व्यवस्थापिका किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारत में जो व्यवस्थापिका है वे हमारे ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों पर विचार उनका निपटान निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? लगातार 2 बार, पहली बार की ही बात पूछी जा रही है। राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार हुए हैं ना।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके नियुक्त किए जाते हैं। 97 मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन से संबंधित मुकदमे न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति में कमी की गई है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त विधि के सम्मत समानता शब्द किस संविधान से लिया गया है? तो 99 का हो जाएगा ब्रिटेन। विगत वर्षों में राज्यों के ने प्रधानतः किस कारण से अधिक स्वायत्तता की मांग की है? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा वित्त के संबंध में राज्यों के केंद्र पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने आज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन किया है जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी करें। जो भी प्रिपरेशन करने वाले आपके ग्रुप होंगे उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, कोई भी है, तो आपको इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।